ओके स्टूडेंट्स, तो वॉइस वगैरह क्लियर है मेरी, है ना? तो फोर्थ लेक्चर है हम लोगों का, है ना? प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर में सब चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। पुरानी जो भी चीज थी, बेसिक कंसेप्ट, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सारी चीज कवर कर चुके हैं। अभी जो बचा है वो क्या बचा है बच्चों? एक तो हमारा कंसेप्ट कौन सा बचा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बचा हुआ है। और एक कंसेप्ट कौन सा बचा हुआ है? टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज हमारी बची हुई है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 4 या 5 क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं निमसेट एग्जाम में। और अगर मैं किसी अदर एग्जाम की बात करूं, वहां पे भी इसका वेटेज अच्छा रहता है ना, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वेटेज अच्छा माना जाता है। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहले हैंड डालिए बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्या वी यूज दिस, मतलब इस कंसेप्ट को हम लोग यूज कब करते हैं? पहले तो ये चीज समझनी है हमें। when any event has already occurred and we have to find probability for any other event, मतलब एक इवेंट पहले ही अकर हो चुका होता है और मुझे दूसरे इवेंट की क्या करनी होती है? प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी प्रोबेबिलिटी का आपको मॉक टेस्ट में मिला था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ वाला जो क्वेश्चन था, याद आया? हस्बैंड टीवी देखता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, टीवी का शो देखता है। वाइफ टीवी शो देखती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर वाइफ देख रही है तो हस्बैंड देखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो बताइए, अगर हस्बैंड देख रहा है तो वाइफ देखेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन था, राइट? तो समझते हैं, अभी पहले तो इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं समझते हैं बच्चों। ठीक है, स्टेटमेंट समझते हैं इसका। ये तो मैंने अभी कंसेप्ट समझ लिया, अब स्टेटमेंट समझते हैं कि भाई होता क्या है, यह काम कैसे करता है। लिखो, इफ इवन इवेंट ऑलरेडी हैज ऑलरेडी अकर्ड, then probability of event E2, मतलब बच्चों इवन इवेंट हमारा पहले से ही अकर हो चुका है और मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? E2 इवेंट की। बच्चों तो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1, मतलब जो इवेंट अकर हो चुका होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो इसको क्या रीड करोगे कि E1 इवेंट हो चुका है और E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी। बहुत सिंपल है, E1 इवेंट हो चुका है और प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा है? E2 की। कभी भी आपको ऐसी दो चीजें मिले तो जो नीचे इवेंट होता है वो हो चुका है, अकर्ड हो चुका है, उसका वो पहले ही अकर हो चुका है उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट? तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, यहां आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में चाहे E1 इंटरसेक्शन E2 लिखो, चाहे E2 इंटरसेक्शन E1 लिखो, दोनों का मतलब तो सेम होता नहीं होता है। और होल अपॉन में आएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो बहुत आसान से क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब एक चीज बताइए, यहां पे मैं एक बहुत छोटा सा केस आपसे ले लूं, बहुत बेसिक केस आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा बच्चों। अगर बच्चों ये दोनों इवेंट E1 और E2 आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा? सोचिए। तो फिर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की नीड ही नहीं है सर। मतलब एक केस ले रहा हूं मैं, समझिएगा। इफ E1 एंड E2 बोथ आर, कैसे इवेंट है बच्चों? कैसे? इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। क्या इस सिचुएशन में बच्चों E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 होती है? ये तो याद है ना? अगर ये होती है तो बच्चों
अगर मुझे E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी और E1 हो गया है तो अब उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? जो हो चुका है वो E2 के साथ इंडिपेंडेंट है, मतलब E2 उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की देखा जाए तो कोई नीड ही नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हमें क्या नहीं है बच्चों? नीड ही नहीं है। अच्छा भाई तुम कहते हो नहीं सर मुझे तो लगाना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम? ये लगाओगे, प्रोबेबिलिटी V1 लिखोगे। बोलो बच्चों, सुनो, इसकी वैल्यू क्या रख दोगे ऊपर से? बोलो जल्दी से। E2 इंटू E1 बोलो, अपॉन में कैंसिल हो गया तो किसके बराबर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये तुम्हें पहले कह रहा था, यही चीज तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई अगर ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए तो E1 हुआ हो या ना हुआ हो, अगर उसका कोई लेना देना ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? सीधी सीधी सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी E2 के बराबर हो जाएगी। लॉजिक क्लियर है? समझ आ रही बच्चों बात? ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई हमने बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, ठीक है। बट हाँ ये बड़ी बात है, समझने के लिए देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा कि भाई अगर E1 और E2 कैसे इवेंट है बच्चों? इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई खास रोल नहीं होता है। हालांकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम तब भी लगा सकते हैं, लगाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। क्लियर है? लगाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। भाई हमें तो इवेंट दिए गए, दो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है डिपेंडेंट इवेंट? अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो भाई हम देखेंगे कि हमें बाद में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो प्रोबेबिलिटी लगा रहे वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। रोशन कुमार हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता रोशन कुमार? ऐसा कोई लिखा हुआ है कहीं किताब में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केवल डिपेंडेंट इवेंट में लगती है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केवल डिपेंडेंट इवेंट में लगती है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक बहुत सिंपल है कि भाई एक इवेंट अगर हो चुका है, दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अब जो इवेंट हो चुका है वो अगर डिपेंडेंट हुआ तो ये फॉर्मूला काम करेगा। डिपेंडेंट नहीं हुआ तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट हम सीधा E2 की प्रोबेबिलिटी ही निकाल सकते हैं। उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? समझ आ गया सभी को? फटाफट अप्लाई करिए बच्चा पार्टी। अब इस कंसेप्ट पे लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्लियर है? चेक करने की जरूरत, आप तो लगाइए ना डायरेक्ट, वो अपने आप कट जाएगा। आपको चेक करना ही नहीं, आपको कभी भी ऐसा आए कि भाई आप चेक कर, क्यों करोगे चेक तुम? वो तो आप डायरेक्ट लगाओगे। अगर ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जब भी रखोगे वो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो अपने आप कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों चेक करना? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सर दोनों टाइप का बता दीजिए। क्या दोनों टाइप बेटा? रोशन कौन से दोनों टाइप का बताना है, फिर से बोलिए। दोनों टाइप का कौन सा बेटा? एक ही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब दोनों टाइप का क्या लिखना है? ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा टाइप क्या लोग बोलेंगे कि भाई E2 अगर इवेंट अगर हो गया, E1 की प्रोबेबिलिटी तो E1 ऊपर आ जाएगा, E2 नीचे आ जाएगा, उसमें क्या है? भाई जो अगर होगा वो नीचे आएगा, उसमें क्या? उसमें क्या अलग से लिखना है ना? अलग से उसको लिखने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। क्या मतलब उसको लिखने का? ठीक है, तो उसको लिखने का बेटा कोई नीड नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन दिया गया है, it is given that probability of A is equal to 1/4, probability of V is equal to, sorry, probability of A upon V is equal to 1/2 and probability of V upon A is equal to 2/3. Then
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा। ऑप्शंस दिया गया है 1/2, 1/6, 1/3 और 2/3। बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, आईआईटी मेंस में पूछा गया है 2008 में। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आईआईटी मेंस से पूछा गया है 2008 में। अच्छा, कंडीशन में डिपेंडेंट का कंडीशन पूछ रहे थे क्या? तो अरे भाई डिपेंडेंट का कंडीशन नहीं हो जाएगा बेटा, कैंसिल नहीं होगा भाई। अगर आपने क्या लिखा है इंडिपेंडेंट का ये केस है, डिपेंडेंट का केस क्या होता है, इसके बराबर नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू निकाल के रखनी पड़ती है उस केस में, खत्म। उस केस में मुझे निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू, उस केस में ये डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। डिपेंडेंट के केस में तो हमें इसकी वैल्यू अलग मिलती है, पी ऑफ ई1 और पी ऑफ ई2 की वैल्यू पी ऑफ ई2 इंटू पी ऑफ ई1 नहीं मिलता है। आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्या रोशन? लास्ट लेक्चर में मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स कराया हुआ था, है ना बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए फटाक से। अंकुर, चार्जर चार्जर ले आओ। चलिए बन गया, तो बहुत आसान है बच्चों, बन गया होगा इसलिए, है ना। देखो क्या दिया गया, पी ऑफ ए की वैल्यू दी गई है, तो बहुत सिंपल है बेटा। मान लो पहले हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको भाई इसको क्योंकि पी ऑफ ए में अगर देखा जाए तो इसके फॉर्मूले में पी ऑफ ए नीचे आएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी बटा 2/3, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा आंसर, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/6 ना। अब आपको इंटरसेक्शन मिल चुका है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पी ऑफ बी की, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से अगर देखा जाए, तो पी ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए अपॉन बी। बोलो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इसकी वैल्यू कितनी ऊपर वाले की 1/6, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 1/, क्या आ जाएगा आंसर 1/3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, यस सुनो, रिप्लाई करिए बच्चा पार्टी, क्लियर सभी का, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये सभी को समझ आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, देखिए बच्चों ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बना सकते हो, आईआईटी में पूछा गया है 2009 में। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक टिकट मुझे सिलेक्ट करना है 50 टिकट्स में से, 50 टिकट्स में से, टिकट्स में जो नंबर्स पड़े हुए हैं वो 001, 0001, 02 49 तक। क्यों, जब 00 से स्टार्ट कर दिया तो 50 कहाँ रुक जाएगा 49 रुक जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, उस किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, इस इवेंट की। इस इवेंट का नाम क्या हो गया, मान लो हमने इस इवेंट का नाम दे दिया E1, क्या दे दिया बच्चों E1। E1 का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी कितना बच्चों, शुड बी बोलो जल्दी से 8 ना, E1 हो गया। और जो गिवन है वो कौन सा बेटा, गिवन क्या है, ये गिवन है, याद रखना, गिवन को अलग से क्लियर करो। गिवन क्या है आपको E2, तो E2 क्या है बच्चों, E2 इवेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 0, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 0, ये E2 इवेंट हो गया, प्रोडक्ट इज 0, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज। अब मेरी एक चीज बात बताओ, आपको जो फाइंड करना है वो P ऑफ E1 फाइंड करना है, बताना मुझे आप लोग, P ऑफ E1 आपको बताना है या फिर बच्चों आपको बताना है P ऑफ E1 अपॉन E2, आपको क्या बताना है इन दोनों में से, आपको समझना होगा। आपको P ऑफ E1 नहीं बताना है, आपको बताना है P ऑफ E1 अपॉन E2, क्योंकि क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज सिलेक्टेड टिकट 8, रुक गया वो कॉमा लगाया, प्रोबेबिलिटी तो आप इसी की बताओ, बट कब,
जब गिवन है कि आपको डिजिट क्या आया है 0, मतलब एक इवेंट ऑलरेडी गिवन है, और जब एक गिवन होता है दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो लगता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें नहीं पता है दोनों आपस में जाके क्या होंगे। अगर मान लो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर डायरेक्ट जो पी ऑफ इवन होगा वही आंसर आ जाएगा, बट हमें अभी तो नहीं पता ना, तो अभी तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि हमें ये फाइंड आउट करना है। ये बात समझ आ गई सभी को? बहुत आसान है भाई साहब, आप बहुत आसान है यार, कुछ नहीं सोचना। तो इसका फॉर्मूला बता दो फटाफट क्या आएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं? देखो अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ऐसे, बट एग्जाम में तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको तो ऐसे समझ लेना ना कि E1 ये E2 ये, डायरेक्ट यहां से काम शुरू करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में E2। बोलो। अब इंटरसेक्शन का मतलब पहले बात निकालते हैं क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं, पढ़ाया है मैंने। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं मतलब पहला क्या, सम भी 8 हो जाए डिजिट का और प्रोडक्ट भी 0 हो जाए। ऐसा कब कब हो सकता है? तो ऐसा भाई साहब हो सकता है, मैं अगर इंटरसेक्शन की बात करूं कि E1 इंटरसेक्शन E2 में क्या क्या आ सकता है, तो शायद 0.8 को आप सपोर्ट करोगे, और दूसरा कब सपोर्ट करोगे बताओ? सम हो जाए 8 और प्रोडक्ट हो जाए 0, और बताओ प्रोडक्ट क्या हो जाए उनका, और कभी पॉसिबल है क्या? सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही केस है ना बच्चों, बोलो तो क्या हो जाएगा 1/50 प्रोबेबिलिटी। 1/50 प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि इसके फेवर में एक केस जा रहा है, और टोटल तो 50 केस है ना, एक कार्ड निकालना है 50 तरीके से निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? फटाफट बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब देखते हैं हम लोग क्या नीचे वाला P ऑफ E2। E2 मतलब जो हो चुका है, प्रोडक्ट 0 कब कब आ सकता है? तो E2 के केस में बताओ क्या क्या आएगा, E2 में क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 0, 2, 0, 3, सॉरी 0, 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी फॉर दैट, 0, 0, 0, 1 से लेके कहाँ 0, 9 तक, 1, 0 भी होगा, 2, 0 भी होगा, और 2, 5 भी होगा ना? नहीं, प्रोडक्ट 0 करना है, 3, 0 होगा, और बस प्रोडक्ट 11 ये होगा, 3 ये होगा, 14 भाई। 9 to 10, 0 to 10 तक जाएंगे तो 11 होगा, 1 to 10 तक 10 होता है, 0 से करेंगे 11, 11 और 3 14, तो नीचे कितना आ जाएगा 14 बाय 50 कैंसिल, आंसर विल बी। मेरी बात समझ आ गई? ऑप्शन क्या होगा? क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आईटी में पूछा गया था, समझ आ गया होगा आपको। इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा तो आप एग्जाम में बना लोगे। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ट्राई करें। करें 3 नंबर हमें क्या करना है, चूज करना है। कहां से बेटा? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक नंबर उठा लिया तो दोबारा हमें उसको रखना नहीं है, ठीक है। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रख दिया दोबारा वापस उस नंबर को। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक उठा लिया उसको रखेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। 1 से लेके 8 में से प्रोबेबिलिटी बतानी है, देयर मिनिमम इज 3 गिवन दैट मैक्सिमम इज 6। अभी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बिल्कुल कहीं भी ना इधर हो ना उधर हो, कंसेप्ट पे फोकस करो। कंसेप्ट आपने अगर किसी भी चीज का सीख लिया तो क्वेश्चन चाहे आईआईटी में पूछा गया हो, चाहे निमसेट में पूछा गया हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर बना लोगे, बट आपको फोकस होना चाहिए था कंसेप्ट पे। सोचिए, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था। अब आप सोचो, मैं इसको रिलेट करके दिखाता हूं आपको। क्या मुझे ये निकालना है, यस और नो? सभी एग्री करते हैं? क्या मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 निकालना है, यस और नो? अब बताइए E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब मेरा कहने का मतलब है E1 की प्रोबेबिलिटी हमें अलग से नहीं निकाली। E1 इवेंट क्या है हमारा? E1 इवेंट बताओ पहले क्या होगा? E1 इवेंट क्या है? यही होगा, मिनिमम इज 3। और E2 इवेंट क्या है जो गिवन है? क्या इस बात को मैं लिखूं कि आपको समझ आ गया? भाई कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हो आप लोग, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। E1 इवेंट क्या है? मिनिमम इज 3। बोलो, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? और E2 इवेंट क्या है? मैक्सिमम इज मेरी कितना 6 ना। आप मुझे फॉर्मूला बताओ इसका क्या आएगा, मुझे निकालना यही है ना, कंफर्म हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नहीं निकालना है,
अगर गिवन लिख के आ गया तो ऊपर वाले की केवल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, कंडीशनल निकलेगी, क्योंकि ये अकर हो चुका है। पढ़ाया था ना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब होती है कि अगर मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और E2 अकर हो चुका है तो उस पूरे का नाम क्या होता है, E1 अपॉन E2। इसको कैसे रीड करोगे कि प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम इज 3 गिवन दैट मैक्सिमम इज 6। हो गई ना बात, छप गई ना दिमाग में, यस और नो। फॉर्मूला पता होगा बच्चों, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। अपॉन में कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब सोचो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ सोचने वाला, अब थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों सोचने वाला, लगाएं दिमाग, समझा जाए। देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब हो गया दोनों कंडीशन को एक साथ होना, मतलब एक नंबर 3 होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 6 होना चाहिए, और 3 नंबर निकालने हैं। तो बहुत सिंपल हो गया, इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, शायद याद करूं, मैं आपको क्वेश्चन कराया था, याद होगा आप लोगों को पहली वाली क्लास, दूसरी क्लास में, कि 3 नंबर निकालने थे, मिनिमम 3 हो मैक्सिमम 6 हो, बस यही था और कुछ नहीं। तो मतलब आपको मिनिमम 3 निकालना है, तो मिनिमम 3 निकालने का तरीका एक तरीका होगा, निकल आया, यस और नो। एक तरीके से तो निकलेगा, मैक्सिमम 6, एक कुल मिला के हमें जो तीसरा नंबर बचा वो निकालना पड़ेगा 4 और 5 में से, बस भाई 3 4 5 6। हमने जब मैक्सिमम निकाल लिया 6, मिनिमम निकाल लिया 3, मतलब अगर मैं अब 1 या 2 में से लेता हूं तो मिनिमम गड़बड़ हो जाएगा, और अगर मैं 7 और 8 में से लेता हूं तो मैक्सिमम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम शुड बी 6 और मिनिमम शुड बी 3 बोथ। तो कंफर्म हो गया जो दूसरा नंबर है वो कितने में से आएगा, इन दोनों में से। तो क्या हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 8C2। भाई बचे हुए 8 नंबरों में से कितने नंबर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर ही हम लोग लेंगे, सॉरी 2 में से लेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई, 2C1, इन दोनों में से कोई एक लेंगे। और टोटल बेटा, टोटल तो 8C3 होगा, क्यों होगा 8C3, टोटल तो 8 में से ही ले रहे हैं, सुनो, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, इंटरसेक्शन होल अपॉन, अब किसकी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब बताओ मुझे E2 क्या होता है, E2 क्या बोला, मैक्सिमम 6, तो मैक्सिमम 6 लेने की प्रोबेबिलिटी 1। अब बचे हुए जो 2 नंबर लेने हैं वो कहां से लेंगे बोलो बेटा, जो बचे हुए 2 नंबर, मैक्सिमम 6 होना चाहिए, मैक्सिमम 6 आ गया, यस बोलो। अब बचे हुए जो 2 नंबर है वो कहां से आएंगे, जल्दी बोलो, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से, यस बोलो। क्योंकि अगर 6 के ऊपर का ले लिया तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, तो मैं मैक्सिमम को क्या लेना है, 6 ले लिया ना, तो मैक्सिमम 6 चूज कर लिया। अब अगर तुमने 7 या 8 में से कोई ले लिया नंबर तो मैक्सिमम डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमें मैक्सिमम को डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब हमें अगले जो 2 नंबर है वो 5 में से निकालने होंगे, और नीचे तो आए 8C3। कितने बच्चों को समझ आया, खत्म हो गया, ऊपर प्रोबेबिलिटी 2, नीचे 10, आंसर 1/5। सभी को समझ में आ रही है बात, अगर आ रही है तो फटाफट अप्लाई करो, यस दिस इज द राइट आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्चुअल है, IIT में पूछा गया है, आपको समझ आना चाहिए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो अप्लाई करो फटाफट, कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को हो, ऑफलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए। इंटरसेक्शन को फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कि मुझे दोनों चीजों पे काम करना है, मतलब मेरा मिनिमम 3 भी होना चाहिए और मैक्सिमम 6 भी होना चाहिए। तो कंफर्म हो गया, एक तो 3 लेना ही पड़ेगा मुझे, और एक तो नंबर 6 लेना पड़ेगा मुझे, और जो तीसरा नंबर है वो कंफर्म है 4 या 5 में से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कोई और लिया तो मिनिमम और मैक्सिमम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई 1 2 में से नहीं ले सकते, क्यों, मिनिमम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर भाई मिनिमम हमें 3 चाहिए था, तो कंफर्म हो गया। आप अगर मैं मान लो लेता हूं इन दोनों में से कोई भी एक नंबर, तो मिनिमम 3 रहेगा, मैक्सिमम 6 रहेगा। तो 3 लेने के चांसेस 1, 6 लेने के चांसेस 1, और इन दोनों में से कोई एक लेने के चांसेस 2C1। तो ये फेवरेबल केसेस हो गए, और टोटल केसेस कितने होंगे, 8 में से कोई भी 3, ओवरऑल 8 आउट ऑफ 8 कोई भी 3 नंबर। तो ये केस हो गया हमारा इंटरसेक्शन वाला, छप गया। और नीचे मैंने क्या किया कि मैक्सिमम 6 लेना ही लेना है, तो एक तो 6 ले ही लिया हमने, तो 6 को लेने का तरीका एक। अब बचे हुए जो नंबर होंगे वो 1 से लेके 5 तक में ही होंगे, क्योंकि अगर मैंने 7 या 8 में से छुआ तो मैक्सिमम डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गया ना। मैक्सिमम तो जानते हो ना कि 3 नंबर दिएगा और में से मैक्सिमम फाइंड किया जाए तो 6 आना चाहिए। लॉजिक क्लियर है, समझ आ गया स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर।
बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर हो गया। ये एक मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ सर ये मजेदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक डाइस को रोल किया 2 बार, एक बार उछाला फिर दूसरी बार उछाला, ठीक। दूसरी बार में 6 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं आपको बता दूं कि पहली बार में 6 ही आया था, क्या आंसर होगा? फटाक से आंसर, मतलब एक बार में आंसर। क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? आगे वही बात, डिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। पहली बार में भाई साहब 6 आ गया, चाहे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जो आ गया, उससे दूसरी बार में क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला? वो तो एक फ्री इवेंट हो जाएगा दूसरी बार वाला। तो फ्री इवेंट में 6 चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 1/6। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ चाहे ना लगाओ, आंसर वही होगा जो जिसका हमें आंसर चाहिए। क्लियर है? अब आपको समझ में आ पा रहा होगा वो नोट जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो नोट आपको शायद समझ आ रहा होगा जो मैंने अभी आपको अलग से लिखाया था कि अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो, सॉरी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो भाई साहब कोई दिक्कत होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, कोई भी दिक्कत होती ही नहीं है। क्लियर है? यस और नो, रिप्लाई फास्ट। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? अबे भाई एक डाइस को 2 बार ट्वाइस किया, पहली बार में बोल रहा है 6 आया था, अब बताओ दूसरी बार में 6 आएगा? जब आप डाइस को ही फेंक रहे हो, एक ही डाइस को फेंक रहे हो ना, आप सिंगल 1 डाइस को फेंक रहे हो, तो डाइस के केस में पहले दूसरी बार वाले पे पहले बार वाले का क्या इफेक्ट? करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, आप करके देख लेना भाई साहब। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो मैं देखो सॉल्व कर देता हूं। एक डाइस को 2 बार फेंका ना बच्चों, ठीक, मैं सॉल्व कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। इवन हमने मान लिया क्या, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम 6 का आना, राइट। E2 इवेंट क्या मान लिया? सेकेंड टाइम, बोलो बच्चों, 6 का आना। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? E2 बाई E1, कि भाई गिवन है कि सेकेंड टाइम पे 6 आना चाहिए और बोल दिया गया है कि फर्स्ट टाइम पे 6 आया है, फर्स्ट टाइम पे 6 आया है ये बोल दिया गया है और सेकेंड टाइम में आना चाहिए। चलो, इंटरसेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा फॉर्मूला। चलो, अगर मैं 2 बार का केस देखूं तो ये केस आएगा नहीं, अगर सैंपल स्पेस देखूं तो ऐसा बनाओगे, यही बनेगा नहीं बनेगा? 2 बार फेंकेंगे तो यही तो केस बनेगा, बताओ तो बच्चों। 6-1 6-2 ऐसे बनेगा, 6-3 6-4 6-5 6-6, यस और नो? अब इस सैंपल स्पेस को गौर से देखो, अब सैंपल स्पेस को गौर से देखो, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है भी क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये था सैंपल स्पेस। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? पहले पे भी 6, दूसरे पे भी, तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में होगा, कितना हो जाएगा? 1/, यस और नो? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। किसी को कहीं कोई डाउट नहीं? नीचे आ जाओ, नीचे में क्या बोल रहा है? E2 मतलब सेकेंड पे 6, तो ये सब आ जाएंगे। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक। अगर मैं E2 की बात करूं तो मैं E2 अलग से बना के दिखा देता हूं। 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 और सब आएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36। आंसर क्या होगा? कहानी क्लियर? आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करोगे तो आप ऐसे जाओगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन आप देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा, और थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई वो दोनों क्या है, फ्री है, तो खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। क्लियर है? समझ आ गया आप सभी को? जिसको दिक्कत थी, कंफ्यूजन था, क्लियर? यस और नो? ग्रेट, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट ट्राई करिए। हेलो, देखिए तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ये, है ना। करें क्वेश्चन, कैसे करेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों, मॉक टेस्ट में दिया था अभी, ठीक है। शायद ही आप लोगों मैंने किसी ने इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट से पहले कभी देखा भी हो। देखा था कभी? कभी कहीं किसी बुक में, दूर दराज कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है भाई। आप समझते इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट अ मैरिड मैन जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी दैट मैरिड मैन वॉचेज अ सर्टेन टीवी शो इज 0.6, इसलिए उसने मैरिड मैन लगाया बच्चों। अगर कोई मैन होता तो 1 होती प्रोबेबिलिटी, बट अब हो गई शादी, तो अब वो टीवी सीरियल देख पाएगा, उसकी अब हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर नहीं फिर तो क्या, मूड के ऊपर देखेगा तो देखेगा, कोई प्रोबेबिलिटी थोड़ी है जब शादी नहीं होगी। बट शादी अगर हो गई है तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब मैन के किसी सीरियल को वॉच करने की प्रोबेबिलिटी 0.6, कोई डाउट? और वही उसकी जो वाइफ है, वो अगर सीरियल देखेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को कहीं पे भी, क्लियर है। अब आगे की बात पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा मजा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन वॉचेज द शो, प्रोबेबिलिटी दैट मैन वॉचेज द शो गिवन दैट हिज वाइफ डज वॉच इज, जब उसकी वाइफ देख रही होती है तब बैठ के मैन को देखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी M/W, मतलब 0.8। मतलब 80% केसेस में मैन को तभी टीवी सीरियल देखने को मिलता है जब वाइफ भी देख रही होती। क्लियर है ना भाई? मैन वॉच इज द सीरियल इफ व्हेन हर हर वाइफ इज वॉचेज या हिज वाइफ वॉचेज। क्लियर है? हर वाइफ, है ना, सॉरी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अगला तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, आप समझ गए, ये गिवन है ना अपन को, गिवन है ना ये सब बोलो। अब अपन को पूछा क्या गया बच्चों, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ वॉचेज द शो गिवन दैट हर हस्बैंड, वाइफ वॉच कर रही है कब, जब उसका हस्बैंड कर रहा होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ, और गिवन में क्या हो जाएगा, मैन, इक्वल टू के। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर? तो मैन हो गया और उसकी वाइफ हो गई, मैन हो गया और उसकी वाइफ हो गई। वाइफ देखेगी और मैन जब देख रहा होगा उस केस में तो क्या है। अभी आपको क्वेश्चन है, याद करो, ऐसे तो था एक क्वेश्चन पहला कि भाई ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ये पूछा था, यही तो था। इसमें उल्टा हो गया, ये दिया, ये दिया, ये दिया और ये पूछा है। कोई दिक्कत थोड़ी है। आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन W, बोलो, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 0.8। तो बच्चों यहां से इजिली आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इंटरसेक्शन W। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ W उठा के मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 0.5 का जैसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 0.4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसका फॉर्मूला अगर लगाए तो क्या होता है, W इंटरसेक्शन मैन, बोलो, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या हो जाएगा बेटा, K हो गया। अरे कोई बात नहीं, K की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, यहां से क्या आ जाएगा बताओ फटाक से। इसकी वैल्यू ऊपर से पता है 0.4 और नीचे वाले की वैल्यू क्या है मैन की, 0.6 इक्वल टू K। तो K की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4/6 या 2/3। बट आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी, 1/K की। क्वेश्चन में वो अलग बात है कि 1/K पूछा तो डी आंसर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बट अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो आंसर क्या होता, 2/3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 से छोटी होती है। समझ आया क्वेश्चन? समझ आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों को? तो अब डालिए अगली हेडिंग, कौन सा, टोटल प्रोबेबिलिटी। आप पहले पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर पढ़ेंगे बेस थ्योरम। क्लियर है? बहुत ही बड़े बड़े हॉट टॉपिक है ये, इनको करना बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो डालिए सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या बच्चों, और अबे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। टिंग 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 टिंग।
चलिए बच्चों, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, समझ आ चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, और जब टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपको समझ, तो बेस थ्योरम हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला खेल। और ये समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी होगी खत्म। इसके बाद सिर्फ क्या बचता है? डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझते टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले इसका। सबसे पहले बच्चों इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट लिखिए, लेट E1, E2, E3 dot 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 En are any n events मत लिखो, n mutually exclusive and mutually exhaustive events, and A is any event, any other event that can be occur with any of EIs, that is E1 or E2 or E3 dot 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 En. Then probability of A, P of A से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू P of A से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है, लिख लो बच्चों जल्दी से फटाफट, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा probability of A upon E1 probability of A upon E1 into probability of E1 plus probability of A upon A2 into probability of A2 plus probability of A upon E3 into probability of E3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया होगा बच्चों? लास्ट क्या होने वाला है? लास्ट क्या होने वाला है बताओ? probability of A upon En probability of En ना। तो this is your formula, this is your formula। ये स्टेटमेंट हो गया भाई जी। इस स्टेटमेंट को जो दिमाग में छाप लेगा वो कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करेगा बेस थ्योरम में और टोटल प्रोबेबिलिटी में। वो कभी भी जिंदगी में गलती नहीं कर सकता। किसमें? टोटल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में, जिसने ये कंसेप्ट को दिमाग में छाप लिया। अभी कंसेप्ट क्या होती समझते हैं। बोला जा रहा है कि E1 से लेके En तक, अभी जरूरी E3 हो E4 हो, मैं तो बोल दिया n एलिमेंट्स हो सकते हैं। वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए। मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों भी आपको बता चुका हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी दो इवेंट साथ में अकर ना हो। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालें तो 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 निकालें तो 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E4 निकालें तो 0। समझ गया? और एग्जॉस्टिव का मतलब अगर सबको एक साथ ले लिया जाए तो सैंपल स्पेस क्या आ जाए? बन आ जाए। ये तो इन इवेंट की खासियत बोली गई है, ये इवेंट है। अब एक कोई ऐसा इवेंट है नया, अब एक कोई एक ऐसा इवेंट आया जो अकर हो सकता है किसी भी EI के साथ, दैट कैन बी अकर विथ एनी ऑफ EI। मतलब किसी भी EI के साथ वो अकर हो सकता है। मतलब वो हो सकता है जो इवेंट ए है वो E1 के साथ आ जाए, हो सकता है इवेंट ए E2 के साथ आ जाए, हो सकता है इवेंट ए E3 के साथ आ जाए। समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन लूंगा तो एकदम क्लियर होगा, 100% क्लियर जाएगा आपको। ठीक है? किसी के साथ अगर हो सकता है तो भाई साहब उस जो नया इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई हमको पता है अभी जो नया इवेंट आया ये तो किसी के साथ हो सकता है ना। मान लो कि पहले इवेंट कौन हुआ होगा? E1 हुआ होगा, और उसके साथ अगर कौन हो गया? E1। भाई E1 के साथ अगर हो गया, भाई E1 पहले हुआ ना,
इसका मतलब क्या हो गया कि इवन हो चुका है, तो पहले तो इवन लिख लो, इवन हो चुका है, तो पहले तो इवन अकर होना चाहिए ना, तो इवन अकर हो गया, और इवन अकर हो चुका है देन ए अकर हो गया, तो ए जो हो गया वो इवन के साथ अकर हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले E2 अकर हो गया, मान लो E2 हो चुका है इवेंट, अब E2 के साथ कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्लियर है। E3 इवेंट हो गया, फिर E3 के साथ ए इवेंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे EN इवेंट हो गया, EN के साथ ए इवेंट हो गया, इनको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, बात समझ आ रही है सभी को, फटाफट अप्लाई करिए। यस हो नहीं, किसी के साथ भी अगर हो सकता है, वो अभी वो बेस थ्योरम बन जाएगी। एग्जैक्टली किसके साथ अकर होगा वो बोल दे अगला कुछ इसी क्वेश्चन में कि जो ए है वो अकर हो रहा है बट वो E2 के साथ अकर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो बन गया बेस थ्योरम। तो E2 के साथ अकर होना ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो तो किसी के साथ भी अकर हो सकता है। तो बेस थ्योरम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना चाहोगे बेस थ्योरम का कि बाद में लिखोगे? पहले इस पे क्वेश्चन बताऊं एक, इस पे क्वेश्चन करना चाहोगे? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन लिखो बेटा। देयर आर 3 boxes one, two, three containing 2 red, 1 black, comma 3 red, 4 black, comma 2 black, 2 red respectively, red balls respectively। ठीक है भाई साहब, फाइंड द, नहीं अभी नहीं देखो, वन बॉल या 1 रेड बॉल लिखो, 1 रेड बॉल, 1 रेड बॉल is selected at random find, ये मैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन बना दिया, सॉरी है ना, ऐसा देखो, वन बॉल इज सिलेक्टेड, वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बॉल की स्पेलिंग यही होती है, BALL, बॉल होती BO, यही होता है ना, सही था, BALL। वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, find probability that it is red। ये क्वेश्चन बन गया आपका किसका बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी का बन गया। इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे मैं अभी पहले करने लगा था, तो वो हो जाता बेस थ्योरम का। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान सी चीज है, समझते हैं। क्वेश्चन समझाऊं क्या है, क्वेश्चन समझना चाहोगे? क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपके पास कितने बॉक्स हैं बच्चों? 3 बॉक्स है, 1, 2 और 3। तीनों बॉक्स में आपके पास बॉल पड़ी हुई है। पहले बॉक्स में कितनी बॉल पड़ी हुई है बच्चों? 2 रेड, और दूसरे बॉल में 3 रेड, और फर्स्ट बॉक्स ये, और ये तीसरे में 2 ब्लैक। अब आप समझिए इस क्वेश्चन की मेन मीनिंग समझते हैं अब, है ना। क्या बोल रहा है, ऐसा था, एक बॉल निकाली एट रैंडम, वो रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब यहां पे इस लाइन को वो इंप्रूव करके भी लिख सकता था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो भी वही मतलब होता। ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक बॉल हमने एट रैंडम निकाली, वो रेड निकली, बात तो वही है ना, सेंटेंस तो वही है ना, मीनिंग तो वही है ना, कि एक बॉल निकाली वो रेड निकली, प्रोबेबिलिटी बताओ। या एक रेड बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी बताओ, बात तो वही है। तो उसको स्टेटमेंट को बदल भी सकता था कि फाइंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ फैचिंग वन रेड बॉल, ये भी बोल सकता, और फॉर सिलेक्टिंग वन रेड बॉल। क्लियर है? तो भाई साहब ये जो वन रेड बॉल निकाल रहे हैं ये कौन सा इवेंट कहलाएगा? ए और रेड बॉल पहले से आए या दूसरे से आए या तीसरे से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएंगे इवेंट E1 E2 E3। याद करो भाई, लॉजिक समझो। यहां पे हमें 3 चीजें बनानी होती हैं, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं E1 E2 और E3। ये पहचानना बहुत जरूरी है, आज सीख लोगे तो भविष्य में याद रहेगा। E1 मतलब रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, इसका मतलब रेड बॉल फ्रॉम, नहीं बॉक्स 1 से क्यों, वो तो अलग चीज हो जाएगी। बॉक्स 1 बॉल फ्रॉम फ्रैक्स 1 है ना, बॉल, अब वो तो रेड निकले वो अलग बात है। बॉल फ्रॉम, बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1, बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 2 और बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स। मेरी बात समझना, अभी मैं थोड़ा लिख रहा हूं डिटेल में ताकि आपको क्लियर होगी, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और बेटा इवेंट ए क्या होगा जरा बताओ कि बच्चा फटाक से। वन रेड बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, है ना, वन रेड बॉल सिलेक्टेड। अब आप चीज बताइए, अगर जो बॉल निकाली जा रही है अगर वो बैग 1 से निकाली जाए तो भी रेड आ सकती है ना, क्योंकि बैग 1 में भी रेड है। बैग 2 से निकाली जाए तो भी रेड आ सकती है, और बैग 3 से निकाली जाए तो भी रेड आ सकती है। याद करो इवेंट होता था जो किसी भी इवेंट के साथ अकर हो सकता था। अच्छा अब सोच के देखो, हम एक साथ बॉल दो इवेंट से निकाल सकते हैं क्या? मान लो एक बॉल निकाल रहे हैं, 2 इवेंट से किसी से निकाल, ऐसा हो सकता है कि हम E1 से भी बॉल निकाल लें एक बॉल और E2 से भी निकाल पाए, कभी हो सकता है क्या? नहीं ना, बॉल तो एक ही है, या तो E1 से निकाल पाओगे या E3 से। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए और एग्जॉस्टिव भी हो गए। कैसे? अगर सबको ऐड करते तो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। भाई इससे बॉल निकलना या इससे बॉल निकलना या इससे बॉल निकलना, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। समझ में आ गई बच्चों बात? तो ये तीनों इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो रहे हैं, एग्जॉस्टिव भी हो रहे हैं, और जो इवेंट ए हो रहा है वो किसी के साथ, किसी के भी साथ अकर भी हो सकता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? ए की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख दूं कि एक बॉल निकाली वो रेड होगी, वही बात होगी प्रोबेबिलिटी, या एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दोनों बातें सेम होगी। अब जो इवेंट ए है वो किसी के भी साथ हो सकता है ना, तो क्या होता है, मान लो जो इवेंट ए है वो किसके साथ हो रहा है? E1 के साथ। बट पहले E1 तो होना चाहिए। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो पहले क्या लिख लो फॉर्मूले को, कि जो E1, मान लो ये पहले E1 के साथ होना चाह रहा है, तो E1 के साथ ये कब हो पाएगा? भाई जो बॉल निकलेगी वो E1 से कब निकलेगी? पहले E1 तो सिलेक्ट होना चाहिए। भाई 3 बॉक्स रखे हैं, पहले बॉक्स से रेड बॉल कब निकल सकती है? पहले बॉक्स तो सिलेक्ट हो कि भाई हाँ अब हमने इस बॉक्स को ले लिया, तो उस बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू में, जब वो बॉक्स सिलेक्ट हो गया तो उसमें रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसे बोलोगे ना रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है और रेड का आने की प्रोबेबिलिटी, यही चीज क्या हो सकती है बोलो आगे। और E2 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और E2 सिलेक्ट हो गया है और रेड के आने की प्रोबेबिलिटी। मेरी बातें समझ आ रही है सभी बच्चों को? क्लियर हो रहा है कि नहीं? फटाफट होता हो रहा है समझ को? क्लियर हो रहा है बच्चा लोग? आगे क्या हो जाएगा? प्लस में क्लियर बच्चों? यस और नो? तो भाई साहब आंसर आ चुका आपका, पूछो कैसे, बताऊं कैसे? बताने जो होता है कि आ गया, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, कैसे निकलेगा? E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 मतलब पहले बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। 3 बॉक्स में से ये सिलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 मल्टीप्लाई, अब ये सिलेक्ट हो चुका है, ये सिलेक्ट हो चुका है, अब इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्यों? पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करो, बॉक्स सेलेक्ट हो गया, अब उसमें से रेड निकालो, ये मतलब रेड आना, और E1 मतलब E1 में से, तो E1 तो सेलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। अगला बताओ बच्चों, बॉक्स B2 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब सेकेंड बॉक्स से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 ना, 7। और प्लस में बच्चों तीसरा बॉक्स सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी
और तीसरे वॉक से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/4। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सो योर आंसर विल बी, फटाफट बताओ बच्चों क्या आने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1/9, 2/9 ना, प्लस कितना है 1/7 प्लस कितना है बेटा 1/6। आप सॉल्व कर लोगे ना, बोलो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गई सभी बच्चों को, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है, समझ पा रहे हो कि बेटा किस तरीके से ये काम किया, किस तरीके से ये काम किया। बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया। 67/126 बता रहे हैं, 67/126 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दिमाग में छप गया होगा कौन सा कंसेप्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी का। 3 इवेंट बनाने हैं और एक ए सेलेक्ट करना है कि ए क्या होगा। हो गया, आगे बढ़ूं। अब आप एक काम करिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन करा रहा हूं किसमें बेटा, बेस थ्योरम में। इसमें क्या स्पेलिंग होती है याद है किसी को, BA बेस। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट ये थोड़ा सा चेंज होगा, बॉक्स चेंज होगा। समझना बच्चों, बॉक्स चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे क्या होगा, ए किसी के, भाई इवन ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे, इवेंट रहेंगे। ए एक इवेंट होगा जो किसी के साथ भी अगर हो सकता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होगा। पहले एक ही निकाल रहे थे, यहां बदल जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब किसका बदलेगा समझिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अकर विथ ER, R is any number, right? Any 1, 2 not n। मेरी बात समझ पा रहे हो, किसी भी एक ई के साथ होगा, आर हो सकता है किसी के भी साथ, बट पर्टिकुलर वो बोल दिया कि E2 के साथ होगा, बताओ E3 के साथ होगा, बताओ E5 के साथ होगा, बताओ। तो बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं बोलो, ए की। किसके साथ, ऐसा रिपीट करोगे नहीं करोगे, तो भाई ER होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए। आगे आंसर क्या आएगा, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यही होता है। ये होना चाहिए ER के साथ, पलट जाएगा ये, है ना, सॉरी क्या हो जाएगा, मतलब इसको समझो ना भाई, क्या बोला, ए होना चाहिए ER के साथ, मतलब ए होगा, गिवन क्या कि ए कर होगा, बट किसके साथ, तो ER ऊपर होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली भाई ER कहां जाएगा ऊपर। फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताओ फटाफट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन ER, और नीचे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी को बताने की जरूरत है क्या, जो पीछे पढ़े थे फॉर्मूला। भाई यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर ER के साथ होगा, बस कुछ नहीं, इतना सा काम है, पर्टिकुलर ER के साथ होगा, और A अपॉन ER, और टोटल नीचे क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A। किसी बच्चे को इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट बताइए। क्लियर, बस बस बस, जिसके साथ पूछ रहा है, जो तुमने अभी क्या किया था, अभी पूरा निकाला था ना, सब ऐड किया था, पर्टिकुलर वो वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म, बेस थ्योरम हो गया। समझ गया बच्चों, नीचे तो सबके साथ हो सकता है, E1 E2 E3 सबके साथ हो सकता है, ऊपर पर्टिकुलर ER के साथ ही उसे करना है। अगर हो गई बात, समझ आ गई, फॉर्मूला नोट कर लिया, सब कुछ सेम है। वेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया तो ये बहुत आसान हो जाता है उस केस में, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ लिया तो उस सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है।
आगे बढ़ू मैं। अब देखिए क्वेश्चन कर देते हैं, पहले वही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो दिया था, ये था ना, बोलो। बहुत सिंपल सा, इसी में बोल देगा क्या लिखा, वन रेड बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम। क्या बोल दिया उसने, थोड़ा इंप्रूव कर लो, वन रेड बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी that it comes from bag 3। समझ गया बच्चों, बॉक्स है क्या? मतलब बच्चों बहुत सिंपल हो गया, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी को निकालना ही था। क्या आया था टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी ने निकाला था? कितना आया था टोटल प्रोबेबिलिटी? निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था जल्दी बोलो। 67 अपॉन ये टोटल प्रोबेबिलिटी आया था। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, कि वो सेकंड बैक से आया हो। क्वेश्चन नोट कर लिया किसी ने, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ू मैं। ये वाला पार्ट तो नोट हो ही गया था ना। बस इस क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज किया कि रेड बॉल तो निकले, पहले क्या था केवल रेड बॉल निकले, अब रेड बॉल निकले बट बॉक्स 3 से निकले। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बेटा रेड बॉल तो आए बट किसके साथ, बॉक्स 3 से निकलने के लिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो बच्चों, ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन में, इनको कोई भी आगे पीछे रखो कोई दिक्कत नहीं, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आंसर क्या होगा फटाफट बताओ, ऊपर वाले का क्या होगा, ए अपॉन E3 क्या था बच्चों जल्दी बताओ, ए अपॉन E3 क्या था? ए अपॉन E3 मतलब थर्ड से आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखे थे हम लोग, ये 1/3, पहले उसका होना 1/3 और उसमें रेड बॉल का होना 2/4। क्लियर है? बोलो बच्चों भाई, भाई इसका होना, पहले इसका होना लिख लेते हैं, तो 1/3 किसका होना, P ऑफ E, और फिर इसका, समझ गए मेरी बात? ऊपर चलो, ऊपर चेंज ही कर लो, पहले यही लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे आप लोग, है ना। पहले क्या करो, पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा E3, फिर उस E3 में से क्या निकालेंगे, रेड बॉल, तो इसका सेलेक्ट होना 1/3, उसके में से बॉल निकलना 2/4, और नीचे क्या था 67 अपॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6 इंटू 126 अपॉन 60। क्लियर है? 126 अपॉन 6 इंटू 67, जो भी रहेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? फटाफट अप्लाई करिए, यस और नो। क्या आप लोगों को समझ आया बच्चों? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इस पे और क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, मतलब अभी मैं इस पे एक लेक्चर पूरा क्वेश्चंस पे ले लूंगा, किसके साथ, इसी के क्वेश्चंस पे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। हाँ, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे इसमें, ठीक है।